Good morning, students. Welcome to social science class. Dear students, today we are going to start the new chapter from your social science book, chapter number 18, and the name of the chapter is The Union Government, the Legislature. इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे गवर्नमेंट का, बिकॉज वी ऑल नोज दैट governments have three organs. Okay, governments have three organs. First organ is legislature, second organ is executive, जिसे हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, एंड थर्ड ऑर्गन इज द जुडिशरी. यूनियन गवर्नमेंट बेटा क्या होता है? फेडरल गवर्नमेंट भी इसे बोलते हैं, संघीय सरकार भी कहते हैं इसे, ओके, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोला जाता है. ठीक है, जो कंट्री लेवल के काम करती है सरकार उसे यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या संघीय सरकार कहते हैं. और इसके थ्री पार्ट्स होते हैं, थ्री ऑर्गन्स होते हैं, the legislature, the executive and the judiciary. Now in this video we will discuss the first organ, the legislatures. So let's start the reading of this topic. In a vast country like India with diverse language, religions, customs, traditions, lifestyles, climatic condition and geographical features, it becomes difficult to have a single unified administrative setup. वास्ट कंट्री है इंडिया. ठीक है, वास्ट का मतलब क्या होता है कि इंडिया कंट्री जो है बहुत बड़ी है. अगर वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है. ठीक है, और इस कंट्री के अंदर डाइवर्स लैंग्वेज हैं, यानी कि बहुत सारी भाषाएं हैं, रिलीजन्स हैं, धर्म हैं, ओके, कस्टम्स हैं. कस्टम्स क्या होते हैं? रीति रिवाज, ट्रेडिशंस, कल्चर्स, लाइफस्टाइल्स. ठीक है, क्लाइमेट कंडीशन, इवन की जो क्लाइमेट कंडीशंस हैं वो भी 2 टाइप्स की हैं, क्योंकि इंडिया जो है वो 2 क्लाइमेट जोन में डिवाइड हुआ है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल. तो इसकी वजह से जो लाइफस्टाइल है, जो लोगों के ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, वो अलग अलग है. और ज्योग्राफिकल फ़ीचर्स भी हमारे पास जो है इसकी डाइवर्सिटी है. ज्योग्राफिकल फ़ीचर्स में क्या आ जाता है? कहीं पर माउंटेन्स हैं, कहीं पर डेजर्ट्स हैं, कहीं पर प्लेट्यूज़ हैं. तो इस तरीके की जो ज्योग्राफिकल फ़ीचर्स हैं उसमें भी हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा विविधता है. इसलिए इतनी सारी डाइवर्सिटी के होने के कारण एक सिंगल यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बिल्ड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक सिंगल पर्सन या एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो है इस वास्ट कंट्री को मैनेज करना, उसको संभालना उसके लिए डिफ़िकल्ट है. देयरफॉर वी ऑप्टेड फॉर अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इसलिए हमारी कंट्री के सिस्टम में क्या अडॉप्ट किया गया है? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, where there are various levels of government. फेडरल फॉर्म में क्या होता है? जहाँ पर गवर्नमेंट के बहुत सारे लेवल्स हैं. ठीक है, तो हमारी कंट्री में 3 लेवल्स हैं. सबसे ऊपर लेवल में कौन सी गवर्नमेंट आती है? यूनियन गवर्नमेंट, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं. फिर आ जाती है स्टेट गवर्नमेंट, ओके, और थर्ड लेवल पर आ जाती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. दीज आर द 3 लेवल्स. और ये वर्टिकल डिवीज़न है. हायर लेवल पर कौन सी है? सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ पावर्स दे दी स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने थर्ड जो लेवल है गवर्नमेंट का, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उसको पावर्स दे दी. तो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं,
और लेवल्स की जब बात करते हैं तो इसके 3 लेवल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द एम ऑफ फेडरेशन इज़ टू ब्रिंग यूनिटी। अब ये डिवीज़न करने का, लेवल और ऑर्गन बनाने का क्या मेन एम है कि कंट्री के अंदर जो डाइवर्सिटी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा विविधता है, उसके बावजूद भी सब में यूनिटी रही, सब मिलकर हार्मोनाइजिंग द अपोजिंग फोर्सेस। हार्मोनाइजिंग क्या होता है, बिल्कुल बैलेंस्ड, तालमेल हो सभी के अंदर, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, लैंग्वेज से बिलोंग करता हो, तो सब में आपस में क्या होना चाहिए, भाईचारा, ठीक है। तो इस चीज़ को कंट्री के अंदर पीस और हार्मोनाइजिंग का एटमॉस्फेयर बनाने के लिए क्या किया गया है, ठीक है, फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है, ताकि स्मॉलेस्ट यूनिट तक, यानी कि नीचे से नीचे जो लास्ट पीपल तक जो है सारी जो ज़रूरतें हैं उसकी पूरी हों, बेसिक नीड्स उनकी फुलफ़िल हों, और जो नेशनल गोल्स हैं वो तब अचीव किए जा सकते हैं जब पावर का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पावर को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 3 ऑर्गन्स के अंदर, ठीक है, और फिर लेवल्स के अंदर। तो इन ए फेडरल स्ट्रक्चर देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं, दैट इज़ नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और ग्रास रूट लेवल। ग्रास रूट लेवल मीन्स जो 3rd लेवल है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। एट द नेशनल लेवल वी हैव अ सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर हम नेशनल लेवल की बात करते हैं, हाईएस्ट लेवल की, तो वहाँ पर कंट्री को कौन रन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर हम स्टेट लेवल की बात करते हैं तो वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, एडमिनिस्ट्रेशन को संभालती है। एट द लोएस्ट लेवल, और उससे नीचे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, विलेज और टाउन्स, वहाँ पर क्या है, रूरल और अर्बन एरियाज़ में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसे क्या बोलते हैं, लोकल बॉडीज़। ईच ऑफ द 29 स्टेट्स इन इंडिया हैज़ अ गवर्नमेंट्स ऑफ इट्स ओन विद अ गवर्नर एज द हेड ऑफ द स्टेट। जो 29 स्टेट्स हैं कंट्री के अंदर, उनमें हर एक स्टेट के अंदर एक अपनी सरकार है, अपनी गवर्नमेंट है, और एक गवर्नर है, ठीक है, और साथ में उस स्टेट का एक हेड ऑफ द स्टेट भी है, ठीक है। एवरी स्टेट इज़ गवर्नड बाय अ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर्स। हर एक स्टेट के अंदर, एवरी स्टेट में क्या है, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, और उनका हेड कौन होता है, सीएम, चीफ मिनिस्टर, राइट, हु इज़ आल्सो कॉल्ड हेड ऑफ द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल। उसे ही स्टेट लेवल पर हेड ऑफ द गवर्नमेंट बोला जाता है। द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया इज़ द यूनियन गवर्नमेंट। तो सबसे ऊपर लेवल किसका है, यूनियन गवर्नमेंट का, ओके। और द सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट को और क्या कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द नेशनल गवर्नमेंट, यानी एक ही लेवल को अलग अलग नाम से जाना जाता है, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, और थर्ड है नेशनल गवर्नमेंट, यानी एक ही गवर्नमेंट के 3 नेम्स हैं। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ 3 ऑर्गन्स। यूनियन गवर्नमेंट्स के 3 ऑर्गन्स हैं, यानी कि गवर्नमेंट के 3 अंग होते हैं, लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द यूनियन लेजिस्लेचर्स। इस चैप्टर के अंदर हम क्या स्टडी करने वाले हैं, यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में स्टडी करेंगे। यूनियन लेजिस्लेचर इज़ कॉल्ड द पार्लियामेंट। अब यूनियन गवर्नमेंट को क्या बोला जाता है, पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट इज़ बाईकैमरल, ठीक है। तो इंडियन जो पार्लियामेंट है उसकी क्या फ़ीचर है कि ये बाईकैमरल होती है। बाईकैमरल मीन्स 2 हाउसेस होते हैं इसके अंदर, ठीक है। फर्स्ट हाउस का नाम क्या है, राज्यसभा, और सेकंड हाउस का नाम क्या है, लोकसभा। तो यूनियन गवर्नमेंट में जो लेजिस्लेचर ऑर्गन है, ठीक है, वो पार्लियामेंट है,
और पार्लियामेंट कंप्राइजेज ऑफ 2 हाउसेज, लोकसभा एंड राज्यसभा। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, बाईकैमरल लेजिस्लेचर है हमारी कंट्री की। द यूनियन एग्जीक्यूटिव कंप्राइजेज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अब लेजिस्लेचर के अंदर कौन लोग होते हैं, देखो लोकसभा और राज्यसभा क्या है, 2 हाउसेज। ओके, तो एग्जीक्यूटिव जो नेक्स्ट है द एग्जीक्यूटिव, उसमें कौन होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर और यूनियन काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, जो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हम इसका फ्लो चार्ट देख रहे हैं कि यूनियन गवर्नमेंट हैज़ 3 ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर कंप्राइजेज लोकसभा एंड राज्यसभा, नेक्स्ट ऑर्गन इज द एग्जीक्यूटिव एंड एग्जीक्यूटिव कंप्राइजेज विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर एंड द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्टर। तो ये सेकंड ऑर्गन हो गया। ओके, ये फर्स्ट ऑर्गन हो गया। अब थर्ड ऑर्गन की बात करते हैं, जुडिशरी। ओके, जुडिशरी में क्या क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 25 सीटिंग जजेस, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक चीफ जज होता है और 25 अनदर जजेस होते हैं, ठीक है। और इसकी जो सीट्स हैं, नंबर ऑफ सीट्स कितनी हो सकती हैं, 31, यानी एक जज होता है सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस जिसे बोला जाता है, और उसके अलावा भी जजेस होते हैं। एट प्रेजेंट 25 जजेस हैं और इनकी संख्या कितनी हो सकती है, 31, क्योंकि बहुत बड़ा कंट्री है, ठीक है। और सभी स्टेट्स के जो केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचते हैं, तो वहाँ पर एक जज से काम नहीं चलता। इसलिए पार्लियामेंट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग 31 जो जजेस का प्रोविज़न है, बट अभी 25 जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठते हैं और उनके ऊपर एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। टू एंश्योर्स दैट द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव अ डेफिनेट जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन क्या होता है, एक एरिया जिसे कह सकते हैं हम क्षेत्राधिकार, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को एक डेफिनेट जुरिस्डिक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो उसमें वो अपनी पावर्स को यूज़ करता है, लेजिस्लेटिव पावर्स विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट और ओवरलैपिंग ऑफ फंक्शनिंग। यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों को अपने अपने जुरिस्डिक्शन दिए हुए हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पूरी स्टेट के अंदर ही उसको कुछ पावर्स दी गई हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स, और उन्हीं पावर्स के बेस पर वो क्या बनाता है, लॉ, और वो लॉ जो है उसी स्टेट के अंदर ही इम्प्लीमेंट होता है, दूसरी स्टेट के अंदर वो लागू नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसे ही यूनियन गवर्नमेंट जो है पूरी कंट्री के लिए कानून बनाती है, उसके पास लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं, उनको यूज़ करके पूरी कंट्री के लिए वो क्या बनाता है, कानून। ओके, स्टेट गवर्नमेंट का दायरा क्या है, स्टेट का जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है। यूनियन गवर्नमेंट का क्या जुरिस्डिक्शन है, पूरा कंट्री, जहाँ तक इंडिया की टेरिटरी जाती है वहाँ तक यूनियन गवर्नमेंट के बनाए हुए जो कानून हैं वो लागू होते हैं। ओके, द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन enumerated and divided all subjects on which laws could be made into 3 lists. These are, जो मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन थे उन्होंने जो भी पावर्स लिखी थी उनको नंबरेट यानी नंबरिंग किया और डिवाइड किया सभी सब्जेक्ट्स को अकॉर्डिंग टू द जुरिस्डिक्शन और विच लॉ कुड बी मेड इनटू 3 लिस्ट। अब वो जो पावर्स है, जुरिस्डिक्शन है, उसके अंदर कुछ सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, कुछ ऐसे एरियाज़ दिए गए हैं जिनके ऊपर वो स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है, कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जिनके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट बना सकती है कानून। तो इनको अनमरेटेड किया गया है। ओके, तो लिस्ट को हम स्टडी करते हैं, क्या है लिस्ट। तो 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट,
स्टेट लिस्ट, कॉनकरेंट लिस्ट। ऑल द 97, नोट करेंगे यहाँ पर हमने कहा अनमरेटेड, यानी कि उसको नंबर्स दिए हुए हैं। यूनियन लिस्ट के पास कितने सब्जेक्ट हैं? 97। ओके, ऑफ द यूनियन लिस्ट आर ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। तो जो 97 सब्जेक्ट्स हैं वो नेशनल इम्पोर्टेंस के सब्जेक्ट्स हैं, यानी उससे पूरा नेशन प्रभावित होता है। उन बनाए हुए कानूनों का इम्पैक्ट जो है पूरे नेशंस के ऊपर पड़ता है। इसलिए यहाँ पर 97 जो सब्जेक्ट हैं यूनियन लिस्ट में डाले गए हैं, जिसके ऊपर कानून कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ओनली द पार्लियामेंट हैज़ द एक्सक्लूसिव पावर टू लेजिस्लेट ऑन देम। तो पार्लियामेंट के पास पावर है, ठीक है। 97 उनके पास विषय हैं जिनके ऊपर वो मिलकर कानून बनाते हैं। सम ऑफ द सब्जेक्ट्स इन द यूनियन लिस्ट आर डिफेंस। कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो 97 तो नहीं है। कुछ मेजर जो है सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कंट्री का डिफेंस यानी कि जो रक्षा है, आर्मी 3 जो है टाइप की आर्मी है हमारी, नेवी है, एयरफोर्स है और आर्मी है। तो डिफेंस क्या आता है? रक्षा। फॉरेन अफेयर्स यानी कि हमारे विदेशियों के साथ संबंध कैसे होने चाहिए, इसके ऊपर जो भी कानून बनता है उसके वो कौन बनाता है? पार्लियामेंट। और यूनियन लिस्ट का ये टॉपिक है। 1 वर्ड क्वेश्चन जो है 1 मार्क का क्वेश्चन इसमें से पुट किया जाता है। एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं कि डिफेंस या फॉरेन अफेयर्स हैं वो किस लिस्ट में आते हैं, या यूनियन लिस्ट के एग्जाम्पल्स दीजिए। तो यहाँ पर हम नोट करेंगे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, वार्स एंड पीस, रेलवेज़, पोस्ट ऑफिस, करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज। ये सब्जेक्ट जो हैं वो नेशनल इम्पोर्टेंस के सब्जेक्ट्स हैं, इसलिए इन्हें किस में डाला गया है? यूनियन लिस्ट में। द स्टेट लिस्ट कंटेन्स 66 सब्जेक्ट्स, ठीक है। सेकंड जो है लिस्ट है हमारी स्टेट लिस्ट, और इसमें कितने टॉपिक्स आते हैं? 66। यूनियन लिस्ट में कितने टॉपिक्स थे यानी सब्जेक्ट्स थे? 97। कंटेन 66 सब्जेक्ट्स लाइक। अब स्टेट के पास कौन सी पावर्स है? पुलिस, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट। तो इनके बारे में जो ये सर्विसेज हैं इनके ऊपर कौन कानून बनाता है? स्टेट लेजिस्लेचर, जो लेजिस्लेटिव पार्ट है वो बनाती है। स्टेट लेजिस्लेचर हैज़ एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज ऑन दीज सब्जेक्ट्स, ओके। बट इन सर्टेन सर्कमस्टांसिस द पार्लियामेंट कैन आल्सो मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट, ठीक है। कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसिस हो जाते हैं, ठीक है, जिसमें कुछ डिस्प्यूट हो जाए तो पार्लियामेंट इंटरफेयर करती है और फिर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो स्टेट लिस्ट में आता है उस पर कानून बनाने का अधिकार है पार्लियामेंट को। थर्ड लिस्ट इज़ द कॉन्करेंट लिस्ट, ओके, विच हैज़ 52 सब्जेक्ट्स। इसमें कितने सब्जेक्ट आते हैं? 52। कॉन्करेंट लिस्ट को क्या कहते हैं? समवर्ती सूची। सम यानी इस पे स्टेट और सेंट्रल मिलकर कानून बनाते हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट किस में आते हैं? कॉन्करेंट लिस्ट में। इसमें क्या आ सकता है? मैरिज, डाइवोर्स, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड, अडल्ट्रेशन ऑफ फूड स्टफ्स, ड्रग्स और मेडिसिन्स, लेबर वेलफेयर, जितनी भी यूनियंस वगैरह हैं, कोई मैरिज है, डाइवोर्स है, तलाक से रिलेटेड, संपत्ति से संबंधित कोई भी मामले, ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड है, अडल्ट्रेशन ऑफ फूड स्टफ्स है, ड्रग्स है, दवाइयाँ हैं, मेडिसिन्स और लेबर। ये सब टॉपिक ऐसे हैं जो राज्य सरकार के अंदर भी आते हैं और यूनियन गवर्नमेंट के अंदर भी आते हैं। तो पार्लियामेंट एज वेल एज द स्टेट लेजिस्लेचर्स बोथ में मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स एंड लिस्टेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट। तो जिस 52 सब्जेक्ट्स जो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं उसमें पार्लियामेंट के साथ साथ स्टेट लेजिस्लेचर दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। बट इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अगर दोनों में कुछ
डिबेट हो जाती है, डिस्प्यूट हो जाता है कानून को लेकर, तो सेंट्रल लॉ जो है प्रिवेल्स ओवर द स्टेट लॉज। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़्यादा जो है बात मानी जाती है स्टेट गवर्नमेंट की तुलना में। द सब्जेक्ट्स नॉट इंक्लूडेड इन द अबव मेंशन्ड 3 लिस्ट और एनी सच मैटर विच विल अराइज विद द पासेज ऑफ टाइम्स। अब कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स हैं जो तीनों लिस्ट के अंदर नहीं आते। तो ऐसे जो मैटर्स हैं ये क्यों नहीं लिस्ट में आते, क्योंकि ये बहुत बाद में सामने आए। जब कॉन्स्टिट्यूशंस बना था तब ये प्रॉब्लम्स नहीं थी या नीड्स नहीं थी, तो उस वक्त इन्हें ऐड नहीं किया गया था। तो इसमें कौन से विषय आते हैं जो ओवर द ईयर्स बने हैं। सेंट्रल और पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन इट। तो जो 4th लिस्ट है जिसे रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स बोलते हैं, उसके ऊपर पार्लियामेंट का पूरा राइट होता है कानून बनाने का। अब इसमें कौन से एग्जांपल्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तब ये नहीं थे, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। जितने भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मुद्दे हैं वो सारे रेजिड्यूरी लिस्ट में आते हैं। हार्डवेयर है, ई कॉमर्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। These are the some examples of residuary subjects. Let's now study the 3 main organs of the Union government. In this chapter, we shall study only about the Union legislature. Okay, beta. Here our topic is finished. Next topic हम next video में discuss करेंगे. Till then, goodbye.